हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 मई। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एग्जाम में आने की संभावना है ना क्वेश्चन का, उसको यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यकीन आपको तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि आप जो है ना अपने चुनावी जो आप लोग जो कर रहे हैं ना, भाषण दे रहे हैं ना चुनावी, उसमें आप जाति, धर्म और अग्निवीर सेना, संविधान जैसे शब्दों पर आप लोग सोच समझ के ही बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉब्लम हो सकता है और फिर कार्रवाई भी करेंगे। तो इस तरह की जो है नसीहत दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 आप याद रखेंगे। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। आपको ये भी बता दें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, कौन सा बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको भी। और ये भी बता दें कि अभी एक जो अध्यक्ष होते हैं और दो जो इसमें मेंबर हैं। पहले जब शुरुआत में जब बना था, जब 1950 में जब बना था निर्वाचन आयोग, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, बहुत सदस्य, मतलब दो जो है मेंबर है और एक अध्यक्ष है। इसका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत न्यूज में आया था कुछ महीना पहले। और मुझे संभावना लग रहा है कि आपके जो आने वाले एग्जाम है ना, अपकमिंग एग्जाम, वहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम करने की पूरी संभावना है। तो 1 और 2 आप समझ रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और एक पैनल है, एक पैनल बनाया जाता है, पैनल जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं पता है? प्रधानमंत्री। वो जिस नाम का सिफारिश करते हैं उस पैनल को, वही पैनल जो है फिर जाके राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए इनको हटाना है अध्यक्ष को इलेक्शन कमीशन के, तो बिल्कुल जो है महाभियोग आपने देखा है, इम्पीचमेंट जैसा शब्द देखा है। ठीक है, उसके जैसा प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाता है। इम्पीचमेंट कहने का मतलब क्या होता है? इन तमाम अधिकारियों को हटाने के लिए ना इसमें संसद की भूमिका बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है, ये यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज को हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि उससे एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये स्वाति मालीवाल जो केस चल रहा है आपका, आप देख रहे हो ना, बहुत न्यूज में आ रहा है। तो मुझे संभावना है महिला को लेकर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो इन पे जो मारपीट किया गया है और इन्होंने आरोप लगा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें जो दिल्ली का जो कमीशन होता है, महिला कमीशन दिल्ली का, उनके ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में जो 33% का रिजर्वेशन दिया गया है, वो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है। और महिलाओं को लेकर जो इस बार काफी न्यूज में है, मुझे लग रहा है कि इस पर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 101 से लेकर 10 जो संविधान संशोधन हुए हैं ना, उसको आप एक नज़र में देख लेंगे, वहां से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। फिर आइए नेशनल वीमेन फॉर कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन्स जो है ना, ये जो है ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब इसका संविधान में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। इसको जो एक्ट या अधिनियम के तहत बनाया गया था, 1990 का एक्ट था, फिर जाके 1992 में आपका बना। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई दफा जो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ये सब चीज को ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्या नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा। अब आइए एडिटोरियल पेज में। ठीक है, एडिटोरियल पेज में यहाँ पे बात की जा रही है। आप देख रहे हो ना, प्लास्टिक प्लास्टिक कितना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बहुत जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है प्लास्टिक। और प्लास्टिक जो है दिनचर्या का हिस्सा बन गया ना। तो ऐसा एक बैक्टीरिया बनाया गया है जो कि प्लास्टिक को खत्म कर देगा, प्लास्टिक को खा जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मेंस में से पूछता है कि आप बताइए जो पर्यावरण, जो कचरा है, जो प्लास्टिक, जो प्रदूषण, उससे निपटने के लिए साइंस टेक का किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे जीवाणु का एग्जाम्पल दोगे, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दोगे, जिसको इसको की जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस तरह के बैक्टीरिया को बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, बैसिलस सबटिलिस है। बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको बनाया गया है। एक प्रोबायोटिक है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रोबायोटिक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबायोटिक से आप क्या समझते हैं। आप दूध, दही, पनीर वगैरह खाते हो ना,
उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना उसी को प्रोबायोटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोबायोटिक? क्योंकि ये शरीर के लिए जो है लाभदायक होता है। ये बैक्टीरिया होते हैं ना शरीर के लिए क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। तो दूध दही वगैरह, लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह पीते हो तो उसमें क्या होता है, पनीर वगैरह उसमें प्रोबायोटिक होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए प्लास्टिक प्रदूषण से जो है ना पार्किंसंस और आपका डिमेंशिया, ये जो तमाम रोग होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये देख रहे हैं ना मनुष्य को किस प्रकार जो इफेक्ट कर रहा है। मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपको यहाँ पे ये इफेक्ट यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पे इसी तरह की एग्जाम्पल देके कि रोगों की संख्या बढ़ सकता है, रोगों की जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। और आपको बता दें जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ना, छोटे छोटे प्लास्टिक, आप जो फेस वॉश वगैरह भी यूज़ करते हो ना, ये उसमें भी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक ही होते हैं। तो अगर फेस वॉश वगैरह जो आप यूज़ करते हो और उसके बाद जो छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं वो आपके ड्रेनेज के माध्यम से क्या बोलते हैं उसको, वो जो है आपके समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम को फिर ये इफेक्ट करते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मनमानी वाहन वाला। आपने केस सुना होगा पुणे में, जो एक नाबालिग जो है दो लोगों को वो अपने दारू के नशे में, मतलब शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, दो लोगों को मार दिया, ठीक है। इसी को लेकर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से मुझे आर्टिकल से कुछ महत्वपूर्ण नज़र नहीं आया, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आइए यहाँ पे देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह भाजपा से निष्कासित। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, बस याद रखिएगा निर्दलीय। निर्दलीय क्या होता है, ये किसी पार्टी के समर्थन से नहीं लड़ता है बल्कि स्वतंत्र जो है चुनाव लड़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मान लीजिए निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, कोई भी लड़ रहा है, वो जीत गया और जीतने के बाद वो किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है ना, तो उस पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू हो जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल कानून। आपको पता है ना, दल बदल कानून, दल बदल कानून। इसके लिए 10th शेड्यूल याद रखेंगे, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखेंगे। इससे क्या होता है, दल बदल कानून उस पर लागू हो जाता है और उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो निर्दलीय से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यह हमारे जो है नौसेना प्रमुख है, इनका नाम है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे अभी हाल में जो नौसेना, मतलब नौसेना के लिए क्या चुनौतियां जो है उभर कर आया है, तो आपको बता दें हिंद महासागर में जो चीन का जो भागीदारी है, जो यहाँ पे प्रेजेंस है, चाइना का प्रेजेंस है, वो जो है हमारे लिए एक क्या है, एक चिंता का सबक है। और आपको ये भी बता दें, जो लाल सागर में जो संवेदनशील जो स्थितियां देखने को मिल रहा है, लाल सागर में जो हमला वगैरह हो रहा है हूती विद्रोहियों के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस जो है दे रहा है, लेकिन हम लोग हर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, जैसे हूती जो विद्रोही है, जो ईरान के द्वारा समर्थन है, वो क्या कर रहा है, जो भी आपका वेस्टर्न कंट्री से जो आ रहा है ना, वेस्टर्न कंट्री से जो भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके जहाज़ों को लूटपाट किया जा रहा है हूती विद्रोहियों के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। अभी जो है समुद्री चुनौती में नए नए जो प्रॉब्लम उभर के आ रहे हैं, उसमें आप दीजिएगा हिंद महासागर वाला, जो चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, दूसरा लाल सागर में जो घटनाएं घट रहे हैं उसको आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आगे जब चलते हैं तो हमें जो देखने को मिल रहा है, ये रहा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, मैं यहाँ पे और ज़्यादा समय दे देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान को मंजूरी, सरकार को मिलेगा 2.11 लाख करोड़ रुपया। जो आरबीआई का जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट किसको किसको चला जाता है, वो चला जाता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया। क्वेश्चन पूछता है आरबीआई से, आरबीआई क्या संविधान में इसका जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। इसको जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। क्या हो गया, जलान कमेटी किससे जुड़ा है? तो आरबीआई के सिफारिश के लिए जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा, जलान कमेटी। जो इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बताइए प्रॉफिट क्यों देते हैं? प्रॉफिट जो है आरबीआई अपना प्रॉफिट सरकार को क्यों देता है? क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि आप जो है सरकारी वित्त के प्रबंधन के रूप में कार्य करते हैं, तो आपको अपना सारा प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा। ये हो गया। आरबीआई जो है ना कैसे इनकम, क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि आरबीआई का इनकम का स्रोत क्या है। तो आप देखोगे कि ये जो सिक्योरिटी का जो खरीद और सेल करता है, ठीक है, उससे प्रॉफिट होता है आरबीआई को। फिर जो जितने भी डिफरेंस जो रेट है, बहुत सारे उधार देता है कमर्शियल बैंक को, उससे जो इनकम होता है, ठीक है। और बॉन्ड होल्डिंग्स में भी जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है आरबीआई को, तो ध्यान रखेंगे। ये 3 फैक्ट हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे
कि अगर ये जो लाभांश जो मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है आरबीआई के द्वारा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को? तो सरकार का जो फिजिकल जो डेफ़िसिट है, फिजिकल डेफ़िसिट, ठीक है? जो राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने में काफ़ी जो है मदद मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे, किसानों ने अपनी मांगों को पूरी लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आपको पता है ना, किसान जो है 2-3 महीना पहले कितना जो है आंदोलन किए थे, ठीक है? तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था और इस पर किसान से जो क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, एमएसपी को ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को जो है लीगली इसको क्या कर दिया जाए, कानूनी रूप दिया जाए। अभी तो आश्वासन के रूप में काम करता है, इम्पोर्टेंट है। और एमएसपी में आपको पता ही है 23 फसल इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। सीएससीपी एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है कि गेहूँ, चावल जो है किस रेट पे खरीदना है। और फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट जो कैबिनेट जो कमेटी होता है, वो जो अंतिम मोहर लगाती है, ठीक है? चलिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ओबीसी का दर्जा जो है खत्म कर दिया है कई वर्गों का। तो ओबीसी को याद रखिएगा, ओबीसी जो है ना, अभी जो आरक्षण आप ले रहे हो ओबीसी के रूप में, वो मंडल आयोग की सिफारिश पे ही ले रहे हो, मंडल आयोग। 27% का जो आरक्षण है आपके शैक्षणिक और नौकरी में, क्लियर है? ओबीसी। आपको ये भी बता दें, नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन क्रीमी लेयर, तो उन्हीं को ओबीसी का दर्जा मिलता है। मान लीजिए ओबीसी तो सब है, लेकिन जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर है ना, तो उनको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब उनको जो लाभ नहीं मिलेगा ओबीसी का। जिनका इनकम जो 8 लाख से नीचे है, उनको मिलेगा ये लाभ, ठीक है? चलिए, जो एग्जाम के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ही जिक्र करता हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए हमसे। देखिए, आर्टिकल 370 आपको पता ही है, न्यूज़ में आ रहा है और क्वेश्चन जो है मेंस में पूछेगा ये वाला। तो मेंस में पूछे तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट रहना है। आपको बता दें, यहाँ पे बार-बार जो है अनुच्छेद 370 को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका आ रहा है कि इस पे जो है पुनः विचार किया जाए, इसको हटाया नहीं जाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रहा था और ये जो है टेम्परेरी प्रोविज़न था। और इसको जो है 2019 में जो है सारे जो है पावर स्पेशल दर्जा का जम्मू कश्मीर से ले लिया गया और यहाँ पे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, ठीक है? बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और मेंस में क्या पूछता है कि इसको हटाने से वहाँ पे क्या जो परिवर्तन देखने को मिला है, तो पर्यटनों की संख्या बढ़ा वहाँ पे अर्थव्यवस्था में जो आम जनता लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप पे काम चल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो है बढ़ोतरी देखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन किया गया है, आतंकवादी जैसे घटनाओं को वहाँ पे नियंत्रित किया गया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको बताने होंगे उसके बिहाफ़ में। और आपको अगर नेगेटिव पक्ष लिखना होगा, तो हाँ, अभी अ, जो नीतियाँ बनाई गई हैं वहाँ पे, तो उसको बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि वहाँ पे और भी जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसको क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। क्लियर है? इसके बाद आइए देश दुनिया में देखेंगे। देखिए, फ़िलिस्तीन को लेकर, फ़िलिस्तीन और इज़राइल, तो आप जान ही रहे हैं, पूरा न्यूज़ पेपर जो इसी से कवर आता है। तो नॉर्वे ने आयरलैंड जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने जो है फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। इज़राइल को ये चीज़ पसंद नहीं आया। इज़राइल ने क्या किया, जो भी जितने भी डिप्लोमेट थे वहाँ पे, इन तमाम देशों में, वहाँ से वापस बुला लिया अपने डिप्लोमेट को, आप आ जाइए हमारे देश, ठीक है? और यहाँ पे जो इन तीनों देशों के जो इज़राइल में जो एम्बेसडर थे, है ना? उसको तलब कर दिया गया है कि आप भी जो है यहाँ से चले जाएँ। क्लियर है? तो ये तो ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, टू स्टेट सॉल्यूशन, मैंने कई बार बात किया ना, टू स्टेट थ्योरी, है ना? टू स्टेट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? ये तो मेंस में पूछेगा ही पूछेगा इस बार एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा ना, चाहे यूपीपीसीएस का हो, बिहार का हो, यूपीएससी का हो, तो टू स्टेट थ्योरी जो है पूछने वाला है इस बार। जो है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो मसला है उसको सॉल्व करने के लिए टू स्टेट थ्योरी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। और 2-2 बार, 3-3 बार यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे, कामी रीता का नाम याद रखिएगा। कामी रीता जो है ना 30 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। वनडे एग्जाम के लिए या हाइट याद रखिएगा, 8849 जो है ना, इसका हाइट है किसका, मीटर, माउंट एवरेस्ट का। और ये कीमा रीता जो है, ये कामी रीता जो है ना, लगभग 30 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और उसको गहीर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। तो ये तमाम फैक्ट वनडे में पूछे गए हैं, मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो रईस, जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और वहाँ के विदेश मंत्रियों का मृत्यु हो गया, ठीक है? तो हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है वाइस प्रेसिडेंट से लेकर, यूपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो पोर्टफोलियो में अगर देखें तो सेकंड नंबर पर आते हैं। पहले आते हैं आपके राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, होते हैं ना अध्यक्ष। तो अध्यक्ष होते हैं तो राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते, याद रखिए। जैसे लोकसभा का स्पीकर जो होता है ना, वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन राज्यसभा का जो स्पीकर है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है।
इनका सैलरी कितना है, 4 लाख रुपया। ठीक है, याद रखिएगा ये भी फैक्ट। और अगर और भी हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर और बात करें यहाँ पे, तो हाँ, अगर आपको बनना है वाइस प्रेसिडेंट तो आपको भी नागरिक होना होगा भारत का, 35 ईयर जो है कंप्लीट करना होगा, आपके अंतर्गत जो है दिवाली जैसे लक्षण नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। फिर इसके बाद आगे ही बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट खास, और स्पोर्ट्स सेक्शन अगर मिलेगा तो मुझे उसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। ठीक है, हाँ, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को हमारा जो प्रयास अगर अच्छा लगता है तो आप जो है अब कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक देंगे। और बहुत लोग जो है हमें कमेंट भी करते हैं, जिनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और वो जो है आगे हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सब डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, धन्यवाद।